और बड़ी खबर इस वक्त बीएमसी इलेक्शन से जुड़ी हुई पहला रिजल्ट सामने आ गया है। बीएमसी का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया है। वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस कैंडिडेट जीत गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएमसी का पहला रिजल्ट जो साफ हुआ है वो कांग्रेस के लिए कुछ राहत भरा है, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में आया है ये पहला रिजल्ट। वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस कैंडिडेट को जीत हासिल हुई है। तो लगातार अब रुझान जो आ रहे थे अब वो नतीजों में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। पहला नतीजा सामने आ गया है, बीएमसी का ये पहला नतीजा जहां पर कांग्रेस जीत गई है। वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस के कैंडिडेट को जीत हासिल हुई है। ये पहला नतीजा है जो इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीएमसी का पहला रिजल्ट सामने आ गया है। वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस कैंडिडेट जीत गए हैं। हालांकि ये अभी पहला ही रिजल्ट है, अभी तमाम बाकी 226 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। और जो एग्जिट पोल्स ने दिखाया है, जो न्यूज इंडिया ने दिखाया है, अब तक तमाम वही रुझान सामने आ रहे हैं। भले ही पहला रिजल्ट कांग्रेस के लिए राहत भरा हो, लेकिन क्या आगे ये रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तो कांग्रेस ऐसी ही राहत की सांस ले पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको बता दें कि अब तक के जो रुझान है उसमें कांग्रेस का हाल बेहाल नजर आ रहा है। हालांकि पहला जो नतीजा है ये कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। बीएमसी के अगर ताजा रुझानों की हम बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, 50 के पार हो चुकी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त, बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 71 सीटों पर आगे हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट 43 सीटों पर आगे चल रही है और पुणे में 32 वार्ड में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई बता रहे हैं। ताजा अपडेट्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन 71 सीटों पर आगे, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट 43 सीटों पर आगे है। पुणे की अगर बात करें तो 32 वार्ड में आगे चल रहा है बीजेपी गठबंधन। बीजेपी गठबंधन को जो बढ़त मिली हुई है इसे अब पार पा सके कांग्रेस या फिर शिवसेना यूबीटी गुट, ये बेहद मुश्किल नजर आता है। हालांकि पहला रुझान भी हमने आपको दिखाया, पहला नतीजा जो आया है वो भी हमने आपको दिखाया कि वार्ड नंबर 183 पे कांग्रेस ने जीत दर्ज करा दी है। कांग्रेस कैंडिडेट जीत गए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल तस्वीर की हम बात करें तमाम सीटों की, तो 227 सीटों में से 71 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। तो तस्वीर धीरे धीरे अब साफ हो रही है। 227 सीटों में से एक सीट का फैसला आपके सामने आ चुका है। बीएमसी के वार्ड नंबर 183 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन बीएमसी की 71 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। उद्धव ठाकरे गुट महज 43 सीट पर आगे चल रहा है। पुणे की अगर हम बात कर ले तो 32 वार्ड पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। और मुरारी सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुरारी, तस्वीर अब एक एक करके साफ होती जा रही है और हमने देखा कि किस तरीके से 183 नंबर के वार्ड पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, लेकिन आगे की तस्वीर अब कैसी आपको बनती हुई नजर आ रही है? 71 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की बढ़त की खबर है। बिल्कुल, मुंबई का बीएमसी चुनाव जैसे जैसे काउंटिंग हो रहा है वैसे वैसे काफी रोचक हो चुका है। 183 पर जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, 227 सीटों में से पहली एक सीट का रिजल्ट आया जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक आंकड़े आए हैं, रुझान आए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और सिंधे की जो गठबंधन है ये जो है 72 से 71 सीट पर आगे चली है, जबकि 42 से 43 सीट पर ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस जो है महज 9 से 10 सीटों पर अभी तक आगे चल रही है। जिस तरीके से रुझान आ रहा है और बीजेपी जिस तरीके से शिवसेना को टक्कर दे रही है, उद्धव ठाकरे पिछले 25 साल से मुंबई के मेयर की पूरी बागडोर कह सकते हैं कि शिवसेना संभालती थी। अब ऐसे में बीजेपी जिस तरीके से लड़ी है, लगभग 60-62 सीट पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है, तो उद्धव ठाकरे जो है वो 32 से 33 सीटों पर जो है कि आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में लड़ाई काफी। बिल्कुल मुरारी, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त? विश्वास है आपके अंदर, ये आता कहां से आ रहा है ये विश्वास? ये जनता, जो जनता से संवाद होता है, जो जनता के बारे में हम सोचते हैं। हमने पहले भी कहा, हम सत्ता चलाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते।
हम जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर लोकल बॉडीज की इलेक्शन है तो उस शहर को, उस गांव को, उस जिले को, उसके लिए विकास का काम हो, वो प्रगति पे चले, एक समाज का आखिरी व्यक्ति मुख्य धारा में कैसे आए, ये विचार करके, ये सोच करके हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है यही अपील होता है लोगों को कि ये काम करने वाले। बिल्कुल। हमारे साथ यूसुफ अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर है। सर, आपके पास आऊंगी मैं दोबारा से। यूसुफ जी, जो तस्वीर सामने साफ होती जा रही है एक एक करके, भले ही पहली खुशखबरी कांग्रेस के पाले में गई हो, लेकिन जो रुझान है वो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन के पक्ष में ये इलेक्शंस जाने वाले हैं। ये इलेक्शंस आगे की तस्वीर को अब कैसे आप कहेंगे कि कैसे इस तस्वीर को हम साफ करेंगे? और जब आप हमें इन इलेक्शंस के बारे में बताएं तो आप AIM-IM के बारे में भी बताएं। हम देख रहे हैं कि AIM-IM धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, 2 सीटों पर फिलहाल वो आगे चल रही है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बीजेपी और शिवसेना गुट, शिंदे गुट की जो शिवसेना है, हाँ, उनके बीच एक मजबूत गठबंधन है। उस मजबूत गठबंधन के मुकाबले जो अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता तो शायद तस्वीर दूसरी हो सकती थी। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाया तो इस पर कांग्रेस को घोर आपत्ति थी और कांग्रेस ने माना कि राज ठाकरे सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, इसलिए वो उद्धव ठाकरे गुट के साथ कांग्रेस ने इसमें गठबंधन नहीं किया। और पहले से भी कांग्रेस में ये रिजर्वमेंट था कि उद्धव ठाकरे के साथ विधानसभा और लोकसभा में तो गठबंधन ठीक है, लेकिन BMC में गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि लोकल लेवल पर बहुत सारा शिवसेना को लेकर के अभी भी मुस्लिम इलाकों में या दलित इलाकों में कुछ नाराजगी होती है। तो कांग्रेस ने परहेज किया। कांग्रेस ने वंचित अघाड़ी एक वहाँ पर है, वंचित, तो उसके साथ गठबंधन किया और रुझानों के मुताबिक कांग्रेस के इस गठबंधन को 20 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान है। पहला नतीजा भले ही कांग्रेस के पक्ष में आया हो, लेकिन इससे ऐसा दूर दूर तक कोई इस तरह की संभावना नहीं है कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें BMC में मिल जाएंगी और वो कोई पावरफुल होगी। मेयर बीजेपी और शिंदे गुट इनका ही बनेगा, और क्योंकि बढ़त इन्हीं को मिल रही है, 130 के आसपास सीटें इनकी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और दोनों ठाकरे बंधुओं की जो पार्टी है उसको भी 60 के आसपास सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मेन तो ये रहा इसमें, और यही वजह है कि ये तस्वीर एक फ्लूइड अलायंस है ये, और इसका असर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर भविष्य में पड़ेगा। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों राजनीतिक अलायंस आगे बढ़ाते हैं तो इसका असर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन पर भी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। तो एक नई राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से। जहां तक मीम का सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी की सब एक और बड़ी खबर यूसुफ जी, इस वक्त नासिक में 15 जगहों पर मतगणना रोक दी गई है। कोल्हापुर में बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीत गए हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां पर नासिक में 15 जगह पर मतगणना रोकी गई है। कोल्हापुर में बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीत गए हैं। एक एक कर तस्वीर साफ हो रही है। न सिर्फ BMC बल्कि आसपास के तमाम जितने नगर निगम हैं सभी पर न्यूज इंडिया लगातार नजर बनाए हुए है। तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कोल्हापुर में बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीत चुके हैं। बीजेपी के लिए एक एक कर खुशखबरी सामने आती जा रही है और एक एक तस्वीर न्यूज इंडिया अपने तमाम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। यूसुफ जी, आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो आगे की राजनीति है अब महाराष्ट्र में ये बदल सकती है, एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। हाँ, एक नई राजनीति की शुरुआत, क्योंकि एक अलग तरह के गठबंधन हुए हैं। दोनों ठाकरे बंधु साथ आ गए हैं। कांग्रेस को किनारा करना पड़ा है उद्धव ठाकरे से, और कांग्रेस अकेले लड़ी है। अकेले लड़के वो अपनी ताकत आजमा रही है। अभी आपने बात किया असदुद्दीन ओवैसी की, तो हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र का औरंगाबाद एक ऐसा ज़िला है जहां पर ओवैसी की पार्टी ने कमाल दिखाया है। पहले उनके जो पार्षद थे 2015 में वो यहीं जीते थे, 15 या 17 के चुनाव में, और उसके बाद से मुंबई में भी वो कोशिश करते हैं तो 2-3 उनके जीते हैं। अभी भी मेरे ख्याल में 2 से 5 की संख्या बताई जा रही है कि साहब यहाँ वो जीत सकते हैं। लेकिन औरंगाबाद, जिसका नाम नया नाम संभाजी नगर हो गया है, संभाजी नगर में AIM-IM की अच्छी मजबूत पकड़ है। चाहे वो मुस्लिम बहुल ज़िला कहलाता है, मुसलमानों की वहाँ अच्छी खासी आबादी है। तो ये वही ज़िला है जहाँ से पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में 2 विधायक भी
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जीते थे। हाँ, और यानी कहीं इम्तियाज ना जलील कहीं- वहां से एक सांसद भी एक बार रह चुके हैं। हाँ, कहीं ना कहीं AIM-IM भी धीरे धीरे अपनी यहाँ पर पकड़ बना रही। हाँ, मजबूत कह सकते हैं कि वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और वहां उसे जीत, कुछ सीटों पे जीत मिल सकती है। संभाजी नगर में 2017 में जो चुनाव हुए थे वहां ओवैसी की पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली थी, उन्हें 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो 5 सीटों पे सिमटती दिख रही है। बिल्कुल। मुरारी, आपके पास आऊंगी मैं दोबारा से। मुरारी, अब क्या कुछ ताजा अपडेट है? हम देख रहे हैं कि कोल्हापुर में बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीत चुके हैं। वहीं अगर बात करें मतगणना की, तो कई सीट पर मतगणना रोकने की भी खबर सामने आ रही है नासिक से। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है महाराष्ट्र निकाय चुनाव से जुड़ी हुई? बिल्कुल, नासिक में टोटल 15 जगहों पर काउंटिंग रोक दी गई है। क्या वजह है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई बातें अभी तक नहीं कही गई है, लेकिन जानकारी आ रही है कि वहां पर वोटों की धांधली को लेकर के, काउंटिंग की धांधली को लेकर के जो है कि मतदान रुका हुआ है। वहीं अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है कि बढ़त एक दूसरी पार्टी पर साफ तौर पर दिख रही है। इस समय वार्ड क्रमांक 2 से जो है तेजस्वी घोषालकर, जो हाल ही में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर और बीजेपी का नामांकन उन्होंने रातों रात किया था, वो एक बड़ी लीड यहाँ पर दे रही है। कांग्रेस के विधायक असलम शेख के बेटे हैदर अली जो है इस समय लगभग कह सकते हैं कि 6 से 7 हजार वोटों से जो है कि वो आगे चल रहे हैं। तो मुंबई की जितनी हॉट सीटें हैं वो लगातार मतगणना में आगे पीछे हो रही है। ठाकरे बंधु की जो एक साथ आने की बात मराठी मानुस की, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता की थी, तो थोड़ी सी देखी जा रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी बराबर जो है कि टक्कर दे रहे हैं। जिस तरीके से 45 से 46 सीटों पर जो बढ़त है शिवसेना उद्धव ठाकरे की, ये साफ तौर पर बता रहा है क्योंकि जो राजनीति थी मराठी मानुस की, वो उनके कहीं न कहीं काम आई हुई है। जिस स्थिति में बीजेपी ने चुनाव कराया था, ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उद्धव ठाकरे के साथ आना एक बड़ी राजनीति के तौर पर कहा जा रहा था और अब देखने को भी मिल रहा है। जी बिल्कुल। यूसुफ जी, हम बात अभी कर रहे थे तमाम इलेक्शंस की, किस तरीके से धीरे धीरे तस्वीर बदली है। हम बात कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की भी कर रहे थे कि कैसे इस गठबंधन पर असर पड़ रहा है राज ठाकरे की, ठाकरे ब्रदर्स के मिलन से। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप ये मानेंगे कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट ने जब गठबंधन किया था उससे भी राजनीति पर एक बड़ा असर पड़ा था? क्योंकि अब तक शिवसेना जानी जाती थी मराठी मानुष की राजनीति को लेकर, मराठाओं को लेकर, मराठी भाषा को लेकर, और अब उसने कांग्रेस से गठबंधन किया था। काफी आलोचना उस वक्त भी झेलनी पड़ी थी। जी बिल्कुल, काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन हुआ था। ये गठबंधन तब हुआ था जब शिवसेना ने बीजेपी से अपना गठबंधन चुनाव के बाद तोड़ लिया था। उद्धव ठाकरे का कहना था कि चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बात हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि चुनाव के बाद गठबंधन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसका दावे का खंडन किया गया और बीजेपी शिवसेना को बनाने में नाकाम रही, तो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। इस गठबंधन को कराने में शरद पवार की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। शरद पवार ने ही सोनिया गांधी को उस वक्त राज़ी किया था कि किसी भी तरह से शिवसेना के साथ अगर हमें अपनी पार्टी को बचाना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। महाराष्ट्र जो है वो एक राजनीति में उसकी एक अलग अहमियत है। महाराष्ट्र में जिसकी सरकार होती है उसके पास राजनीति करने के लिए पैसे की कमी नहीं होती है। यही शरद पवार का दांव था कि किसी तरह कांग्रेस को राजी किया जाए। हालांकि कांग्रेस में उस वक्त मुझे याद है CWC की बैठक हुई थी, उसमें कई नेताओं ने इसका विरोध किया था और राहुल गांधी से आज भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी पे शिवसेना कहाँ, आपके साथ कहाँ समान विचारधारा शिवसेना की है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कंटेशियस इश्यूज हैं जहाँ शिवसेना और कांग्रेस दोनों परस्पर विरोधी राय रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन हुआ, सरकार चली और अगला चुनाव भी मिलकर लड़ा कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी ने। तो उस वक्त एक नई राजनीति की शुरुआत हुई थी और अब ये फिर से बीएमसी चुनाव के बाद फिर एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। अब देखना ये होगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन क्या रुख लेता है। क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी को इसमें मर्ज करेंगे उद्धव ठाकरे के साथ, और मर्ज करते हैं दोनों भाई एक साथ अगर आते हैं तो क्या कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस का अभी भी गठबंधन है, वो इस गठबंधन को या इस विलय को किस तरह से लेते हैं और क्या उद्धव ठाकरे के साथ वो आगे चल के विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में
करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं, एक साथ होने हैं। मतलब पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, बाद में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे रहे हैं, उद्धव ठाकरे की गुट रही है। तो 29 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जाएगी? उस सूरत में जबकि वो बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे के साथ आने से नाराज होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसका सवाल अभी, इस सवाल का जवाब आने में अभी कुछ वक्त लगेगा, तुरंत नहीं आ सकते हैं। आज बीएमसी के नतीजे आने दीजिए, पता चल जाएगा कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से दोनों को कितना फ़ायदा हुआ है। कहीं क्या वो किसी बड़ी महानगर पालिका पर कब्जा करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके बाद होगा फैसला। तो क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ रहते हैं तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक नया बदलाव आएगा और मुझे लगता है वो नया बदलाव लोकसभा के चुनाव में नतीजों को प्रभावित करेगा। और हम ये भी तो देख रहे हैं, बीएमसी इतनी बड़ी इकाई है, न सिर्फ अमीर है बल्कि इतनी बड़ी इकाई है कि सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव को और विधानसभा चुनावों को इफेक्ट करती है। 36 विधानसभा तो इसी में ही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नतीजे लोगों की, आम जनता के मन की स्थिति को भी साफ करेंगे कि अब किस पर विश्वास नजर आ रहा है। और जो भी पार्टी यहाँ काबिज होगी, जो कि अभी रुझानों में दिख रहा है बीजेपी गठबंधन काबिज होने वाली है, रुझान यही कह रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन का भी मनोबल अब बढ़ रहा होगा। तस्वीर साफ है कि जिस लाइन और लेंथ को लेकर प्रचार किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, उसी पर चलते रहिए, जीत हासिल हो जाएगी। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। चुनाव को जीतने के लिए लड़ती है। आपको याद होगा जब हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन चुनाव के दौरान वो हैदराबाद गए थे। उनके जाने का मतलब होता है चुनाव को पलट देना, और वहां असर पड़ा था। तो जो बात आपने कही, तो अभी ये बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, महानगर पालिका नहीं, इसे आसान भाषा में स्थानीय निकाय के चुनाव हम कहते हैं। तो इनका जो चुनाव के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, बिल्कुल लोकलाइज्ड मुद्दे होते हैं कि शहरों में सड़कें बनाने की जिम्मेदारी, नालियों की सफाई की जिम्मेदारी, पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बीएमसी की होती है, नगर पालिकाओं की होती है, महानगर पालिकाओं की होती है। तो वहाँ पर एजेंडा अलग होता है, पब्लिक का माइंडसेट जो होता है वो उन चुनाव में एक अलग तरह का माइंडसेट होता है। लेकिन जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ राज्य स्तर के मुद्दे हावी हो जाते हैं और वहाँ फिर दूसरे माइंडसेट से लोग वोट डालते हैं। और लोकसभा के चुनाव में एकदम अलग राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं और वहाँ बढ़ते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल आप देखिए कि उड़ीसा में 2019 में लोकसभा में बीजेपी को सीटें नहीं मिली और विधानसभा में नवीन पटनायक को ज़्यादा सीटें मिली थी। तो एक साथ चुनाव हुए थे वहाँ उड़ीसा में, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ। उसके बावजूद दिल्ली में आप देखिए कि दिल्ली में रहा कि विधानसभा में जनता ने केजरीवाल को पसंद किया 2015 में, 2020 में, और 2014 में और 2019 में 7 सीटें बीजेपी को दे दी। तो चूंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है लोकसभा का चुनाव, तो उस वक्त राष्ट्रीय मुद्दे जब हावी हो जाते हैं तो तब जनता का माइंडसेट एक अलग तरह से काम करता है। वो अपनी पार्टी किसको वोट देना है उसका चुनाव एक अलग सोच के साथ करते हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें राज्य स्तर के मुद्दे हावी होते हैं, उन्हें लगता है भाई स्टेट कौन चलाएगा हमारा, तो वहाँ वो एक अलग माइंडसेट होता है। और जब स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो स्थानीय निकाय के चुनाव में क्या होता है कि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं और हर नगर पालिका में, हर महानगर पालिका में कई बार वेरिएशन हो जाता है। कई बार बीजेपी एक जगह जीतती है, दूसरी जगह हार जाती है। कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकरे बंधुओं का भविष्य बड़े मायने में यहाँ पर निर्भर करेगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र निकाय चुनावों से जुड़ी हुई आ रही है। नागपुर में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। नागपुर में 76 सीटों पर बीजेपी आगे है। नागपुर नगर निगम में कुल 151 सीटें हैं, जिनमें से 76 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तमाम नगर निगम के रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हर जगह बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र निकाय चुनावों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर नागपुर की खबर है, जहां पर 76 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो एग्जिट पोल्स थे उसमें भी साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी जीत दर्ज कराएगी। इन रुझानों के नतीजों में तब्दील होने का इंतजार है, उम्मीद सभी को ये है और कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन का मनोबल भी बढ़ा हुआ है कि जो एग्जिट पोल्स थे वैसे ही रुझान है और वैसे ही नतीजे भी आएंगे।
यूसुफ जी आपके पास दोबारा से मैं आऊंगी। यूसुफ जी, हम बात अभी तमाम राजनीति की कर रहे थे कि कैसे एक लोकल बॉडी का इलेक्शन फर्क होता है विधानसभा इलेक्शन से, और विधानसभा इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस में अंतर होता है, राजनीति बदल जाती है, स्ट्रैटेजी आपकी बदल जाती है। लेकिन जब हम बात महाराष्ट्र की करते हैं तो महाराष्ट्र में बार बार नॉर्थ इंडियंस को लेकर या साउथ इंडियंस को लेकर हमने देखा इन्हीं इलेक्शंस में अन्नामलाई को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी गई, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज ठाकरे ने जब वो रसमलाई वाली टिप्पणी की थी जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, वो कहीं ना कहीं शिवसेना का जो पुराना लाइन और लेंथ था, पुरानी जो स्ट्रैटेजी थी, उसको लेकर राज ठाकरे ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है 1960 और 70 के दौरान जो बाला साहब ठाकरे थे उन्होंने ये स्लोगन दिया था, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसमें ये कहा गया था कि अन्ना रसमलाई कहां से आई नहीं है तो भी उनका नाम उसमें होता है, तो कुछ लोग जाकर बोगस शूटिंग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल यहाँ जो अपना जो बैलेट पेपर होता है या ना जो हमारी वोटर्स की लिस्ट होती है उसमें हर वोटर्स का फोटो होता है, तो कोई आदमी जाकर वहाँ वोट नहीं कर सकता है। तो इसलिए वोट चोरी के मुद्दे में तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार इसी तरह के आरोप करते रहते हैं, और ये इनकी राहुल गांधी की हमेशा फिजूल बातें रहती है और लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। कल उद्धव ठाकरे ने जमकर आलोचना की है। तो रामदास अठावले जी को भी हमने सुना यूसुफ जी कि किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर टिप्पणी की है। राहुल गांधी को लेकर लगातार जो है पूरी की पूरी सत्ता पक्ष की राजनीति चलती रहती है, चाहे कोई भी खुशी की लहर है वो नजर आ रही है। होली से पहले ही यहाँ अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, जीत का ये जश्न मनाया जा रहा है। और तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जीत का जश्न शुरू हो चुका है। पहली खुशखबरी बीएमसी में भले ही कांग्रेस के लिए आई, लेकिन तमाम जगहों से जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। तमाम रुझान हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और मुंबई से हमारे सहयोगी मुरारी सिंह हमें तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया मुरारी इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।